टेंडर, है ना? हेलो हेलो गाइस, हाँ सर। है ना? बस एक गुजारिश है आप लोगों से बेटा, बीच बीच में हाँ 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 नहीं 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 बोलते रहना, तो बस मेरे को कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है ना? ठीक है, वो बताते रहना मुझे बस। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो हु में डिमांड द परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है ना? ठीक है, तो प्रॉमिस ऑब्वियसली बात है, जिसको प्रॉमिस किया गया वो कर सकता है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इनकैपेसिटी हो जाती है ना? थर्ड पार्टी कर सकती है कि डिमांड, तो ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है, समझ में आ रहा है? ठीक है, उस पर होता है, बाकी नॉर्मली थर्ड पार्टी नहीं कर पाती। जॉइंट प्रॉमिस ही कर सकता है क्या? तो कर सकता है, लेकिन साथ में मिल करके, है ना? ठीक है, फिर हु में परफॉर्म, परफॉर्म कौन करेगा? तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा या उसका एजेंट परफॉर्म करेगा। देखो पर्सनल स्किल वाला होगा तो फिर वो खुद ही करेगा और कोई नहीं कर सकता परफॉर्म, है ना बेटा? है ना? लेकिन अगर मान लो कि क्या होता है, पर्सनल स्किल वाला नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर कोई भी कर सकता है परफॉर्म, कोई इशू नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे परफॉर्म अगर डेथ हो गई है, जैसे मान लो लोन लिया है, समझ में आ रहा है? लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे करेंगे? उसकी जो प्रॉपर्टी बची होगी उसी से करेंगे, है कि नहीं? मतलब उनका पर्सनल वो नहीं जाएगा, ठीक है ना? बाकी पर्सनल स्किल है तो फिर तो कैंसिल ही हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी कर सकती है क्या परफॉर्म? तब करेगी जब उसको दे दिया हो कॉन्ट्रैक्ट, है ना? क्योंकि आप लायबिलिटी तो किसी को ट्रांसफर कर नहीं सकते, और ज्वाइंट प्रोमिसर्स के केस में किसी एक से भी पूरा परफॉर्म करवाया जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो हर एक के साथ जो मैंने लाइन बोली है वही आपको इंग्लिश में लिखनी है एग्जाम में, है ना? ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना? चलो, अब हाँ डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज एंड जॉइंट राइट्स, है ना? डिवोल्यूशन मतलब पासिंग ओवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना? मतलब ट्रांसफर। तो लाइबिलिटीज क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? जॉइंट वाली लाइबिलिटीज। तो देखो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है कि लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, है ना? ठीक है, हाँ सर। तो when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person during their joint life and after the death of any of them, ठीक है ना, his representative jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise, है ना गाइस? क्या बोल रहे हैं कि जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, है ना? तो सारे लोग परफॉर्म करेंगे, कोई एक परफॉर्म, किसी एक से पूरा परफॉर्म कर सकता है, ये अलग मैटर है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? सारे करेंगे। अगर मान लो कि क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसका फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दो की डेथ हो जाती है तो दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी, है ना? मतलब ए मर गया, बी मर गया, तो ए का एलआर, बी का एलआर और सी तीनों मर गए तो तीनों के एलआर मिल करके फिर परफॉर्म करेंगे, है ना? एक्सेप्शन क्या है? पर्सनल स्किल, ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। है ना? तो when two or more person have made a joint promise, then until unless a contrary intention appears from the contract, सारे के सारे लोग अपनी जॉइंट लाइफ के दौरान लायबल होंगे, समझ में? उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, his representative jointly with the survivor or survivor after the death of the last survivor, the representative jointly must fulfill the promise. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, तीनों जिंदा रहे तो तीनों साथ में करेंगे, किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी पार्टीज के साथ में करके, क्योंकि ये केस है किसका? जॉइंट प्रॉमिस का, ठीक है? हाँ सर। है ना? अब रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस देखो, तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, सेवरल यानी क्या होता है? सेवरल यानी क्या होगा? इंडिविजुअल, है ना गाइस? तो आप ये ध्यान रखें हमेशा कि किसी एक से पूरा परफॉर्म करवाया जा सकता है, किसी एक से पूरा परफॉर्म करवाया जा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो मांगने आएंगे जॉइंट वाले, वो सारे जॉइंट वाले एक साथ आने चाहिए। हेलो, यस सर। यानी कि हाँ जो सर। लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल है, जो राइट्स है वो जॉइंट है, ठीक है ना? यस है ना? फिर अगर किसी एक को पूरा परफॉर्म करना पड़ गया तो क्या वो बाकी लोग बरी हो जाएंगे क्या? नहीं, वो बाकी लोगों से वो अपना
हिस्सा क्लेम कर लेगा। जैसे पैसे हिस्से की बात होती है, 30,000 का लोन लिया 3 लोगों ने, एक व्यक्ति को पूरा चुकाना पड़ा, तो वो बाकी दोनों से 20,000 का हिस्सा मांग लेगा अपना। ठीक है बेटा, है ना? हाँ किसी सर। एक ने डिफॉल्ट किया तो उसका हिस्सा बाकी लोग सहेंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो क्रेडिटर ने किसी एक को रिलीज कर दिया, क्रेडिटर ने किसी एक को बोला कि भैया तुम रिलीज हो गए, हेलो हेलो, क्रेडिटर ने किसी एक को बोला कि जाओ तुम मत देना, तो क्या वो रिलीज हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा, है ना? क्योंकि बाकी उसके साथ वाले थोड़ी पानी भर के रख देना, है ना? पानी भर लो बेटा, है ना? मल आ गए हैं। ठीक है, चलो देखो फिर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स आ रहा है समझ में? ठीक है, तो when person made a promise to 2 or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests between him and them, with them during their joint life and after the jointly। देखो ध्यान से, ये पूरा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है बेटा, जिसको आपको ध्यान से नोटिस करना है। ये एज इट इज लिख गया है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे मेन है कि जितने भी लोग बचे हैं, सर्वाइवर है या जो मेन लोग हैं, समझ में आ रहा है? राइट उनके पास जॉइंटली है विद द सर्वाइवर और लास्ट आफ्टर लास्ट सर्वाइवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली, है ना? तो गाइज एक चीज याद रखेंगे आप कि लाइबिलिटीज जो है वो जॉइंट एंड सेवरल है ना? जो राइट्स हैं वो सिर्फ जॉइंट है ना? सेवरल नहीं है। ठीक, क्लियर है? केस लॉ के पॉइंट ऑफ से ये याद रखना। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, यस हाँ सर। सर फिर रूल इंसॉल्वेंट टाइम, के केस में क्या होगा? इंसॉल्वेंट के केस में डिफॉल्ट हो जाएगा ना एक का, ये वही तो है, बाकी लोग उसका सहेंगे बराबर से, है ना? हाँ सर। और सर अगर कुछ अमाउंट उसके एसेट्स तेरी आवाज पे हो जाएगा ना? आवाज डिस्टॉर्ट हो गई पूरी तुम्हारी, फिर से एक बार स्टार्ट करो, फिर से बोलो। सर इंसॉल्वेंसी के बाद कुछ अमाउंट अगर उसके एसेट्स से रियलाइज हो जा रहा है तो वो उससे पे हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब जितना हो गया, जितना बचा है वो लोग जॉइंटली सहेंगे, बाकी लोग। ठीक है बेटा, है ना? अब देखो, ठीक है, रूल्स एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो देखो बहुत अच्छे से बना रखा है, ये टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो सर इसमें शायद से एक केस ये वाला भी था कि जब एक जॉइंट प्रोमिसर को डिस्चार्ज कर दी जाती है उसकी लायबिलिटी से, तो सामने वाला जो प्रोमिसी है वो सू नहीं कर सकता। ये तो बस वो सू नहीं कर सकता ना, बाकी जॉइंट प्रोमिसेस वो क्लेम कर सकता है ना सर उसमें अपना? हाँ ना, मैंने अभी तो बताया, अच्छा है ना? ठीक है गाइस, हेलो, बताया था ना मैंने कहीं, मतलब ऐसा तो नहीं, मेरे को लग रहा है बस बताया था। हाँ सर आपने बताया था, बट आपने वो सू करने वाला नहीं बताया था कि उसको फिर जो प्रोमिसी है वो सू नहीं कर सकता, वो वाला पार्ट सर बस वो मेरे को एक बार क्लियर करना हाँ, था। देखो क्या है ना, देखो समझो, जिसने रिलीज कर दिया वो केस क्यों कर रहा है, मतलब ठीक है वो, ठीक है वो लीगल प्रैक्टिकल नहीं है ना, उसी ने रिलीज किया, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मतलब ऐसा, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड ना। ठीक है गाइस, फिर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स में, हाँ ये टेबल पढ़ रहे थे हम। हाँ ठीक है, पढ़ेंगे टेबल। हेलो गाइस, हाँ सर। हाँ
यस Sure. सर। देखो, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस की बात है ना। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परफॉर्मेंस कब होगी, है ना। तो कब होगी भाई परफॉर्मेंस? टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम, है ना। अब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है बट देखो जरा, प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट प्रोमिसेस एप्लीकेशन। ध्यान से देखो, टाइम स्पेसिफाइड है बट प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट प्रोमिसेस एप्लीकेशन, है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। टाइम स्पेसिफाइड है पर बिना उसके बोले, जैसे मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ कि गुड्स खरीदने गए तुम दुकान में या तुमने फोन किया, टाइम स्पेसिफाइड है और ये तय हुआ है कि भैया मैं बोलूंगा नहीं, तुम खुद ही से डिलीवर कर देना, ठीक है बेटा। तो वो डिलीवर करेगा लेकिन कब? यूजुअल आवर्स में, ठीक है ना। फिर टाइम स्पेसिफाइड है ना, लेकिन प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसी बात हुई है तो ऑब्वियसली बात है फिर प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा और प्रॉपर प्लेस वगैरह तय करनी पड़ेगी, है ना। बाकी डिलीवरी विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स ही होगी। प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रोमिसर मस्ट अप्लाई द प्रोमिसी, apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance and to perform the promise at such place. मैनर ऑफ परफॉर्मेंस अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म किया जाएगा उसी मैनर में और उसी टाइम में जिसमें कि प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? इसका मेरे पास अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर भी रखा हुआ है ना गाइस। हेलो हेलो। तो वो मैं आपको भेज दूंगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। एक बार देख लो इसको, है ना। चलो, अब क्या टाइम एसेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। क्या टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होता है? तो देखो, है ना, ठीक है। अगर टाइम एसेंस का मतलब क्या होता है कि टाइम इज एसेंशियल, ठीक है ना। हेलो गाइस, टाइम एसेंस का मतलब टाइम होना या ना होना नहीं है। हेलो गाइस, है ना। एक होता है टाइम होना या ना होना। फिर अगर टाइम है, टाइम लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि इतने इतने टाइम में परफॉर्म हो जाना चाहिए, तो उसके अंदर दो केसेस बनते हैं कि टाइम एसेंस भी है या नहीं है। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस। हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो अगर टाइम Yes, sir. एसेंस है ना, अगर टाइम जो है वो एसेंस है तो क्या होगा? है ना, अगर टाइम जो है वो एसेंस है, ठीक है ना, तो जरूरी ऑब्वियस बात है कि उसी टाइम में हो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तो अगर पार्टीज ने अग्री किया है, समझ आ रहा है, एक्सप्रेसली अग्रीड, तो क्या होगा? टाइम एसेंस बने। देखो टाइम का होना समझना, सिंपल बात मैं बताता हूँ कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिखा हुआ था, है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो लिखा हुआ था, है ना, कि इस टाइम में भैया आपको परफॉर्म करना है। उस टाइम पे नहीं हुआ, उस टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? पेनल्टी वसूली जा सकती है, डैमेजेस वसूले जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं। तो ये अभी सीधे तौर पे और आंसर नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है या नहीं। हेलो गाइस, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सर। तभी कैंसिल किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी कैंसिल किया जा सकता है जब टाइम एसेंस हो, है ना। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अच्छा, टाइम एसेंस बनता कैसे है ना, व्हेन टाइम एसेंस, तो या तो तय कर लो भैया तुमने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया ना तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कर लो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इंजरी, वेयर द नॉन परफॉर्मेंस ऑपरेट्स एज एन इंजरी, मतलब आपने नहीं परफॉर्म किया तो भैया मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो इंजरी हो गई, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है फिर मैं कैंसिल कर सकता हूँ अगर टाइम पे नहीं हुआ तो, है कि नहीं। तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम पे के टाइम पे तुमने कैलकुलेटर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, याद है, बताया था मैंने, है ना। फिर वेयर द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। कॉन्ट्रैक्ट का ही नेचर अपने आप में ऐसा है, भैया अगर वो टाइम पे परफॉर्म नहीं किया गया, अब जैसे मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला फल सब्जी डिलीवर कर दो,
अब ऑब्वियसली फल सब्जी अगर टाइम पर नहीं आए तो भाई वो खराब हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है, वो अपने आप ही टाइम एसेंस हो जाता है, समझ में आ रहा है? उसमें टाइम एसेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली टाइम एसेंस है। ठीक है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स की डिलीवरी का टाइम ऑटोमेटिकली टाइम एसेंस माना जाता है, लेकिन पेमेंट ऑफ प्राइस का टाइम जो है वो टाइम एसेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। है ना? फिर क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, है ना? तो अगर टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल हो जाता है, और प्रॉमिसी कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर सकता है। अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, लेकिन वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। अगेन इसमें एक नोटिस वाली बात है जो आगे है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा डाइसी रहता है कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर रहे हो तो नहीं कर सकते। बाकी हाँ, केस टू केस बेसिस पर आपको कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि भैया क्या सिचुएशन है, मतलब मेरे को नुकसान भी हो गया तो मेरे को नुकसान भी होगा, तो वो मैं नुकसान भी रिकवर करूंगा ना। ठीक है गाइस? है ना? फिर देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी कब खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस कब खत्म हो जाती है? तो देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन खत्म हो गया। देखो, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज आपस में बंध जाती है ना? हेलो गाइस, हेलो हेलो, हाँ सर। है ना? कॉन्ट्रैक्ट होने से दोनों पार्टीज आपस में बंध जाती है। अब दोनों पार्टीज अगर आपस में बंध गई हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, अब वही परफॉर्म करो, बच के कहाँ जाओगे? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन बच के कब जा सकते हो, बच के कैसे जा सकते हो, ये अपन देख रहे हैं, है ना? तो बच के कैसे जाया जा सकता है ना? तो एक तो क्या है कि भाई परफॉर्म कर दो, डिस्चार्ज हो जाओगे, है कि नहीं? भाई एक बार परफॉर्मेंस हो गई दोनों पार्टीज की, बस खत्म हो गई बात। यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, अब कोई रिलेशन थोड़ी बचा। फिर बाकी अगर मान लो परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन दोनों पार्टी अग्री हो गई कि भैया ना तुम परफॉर्म करना ना हम परफॉर्म करेंगे, तो वो डिस्चार्ज हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट से। ठीक है बेटा, है ना? फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब कानून कहाँ कहाँ बोलता है? मान लो डेथ हो गई, पर्सनल कैपेसिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट था, डेथ हो गई, तो कानून एक्सक्यूज कर देगा कि भैया अब तो परफॉर्मेंस हो नहीं सकता, और इसी तरीके के एक दो केसेस। इम्पॉसिबल ही हो गया परफॉर्म करना, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट खत्म। रेस्टिट्यूशन लग जाएगा, ये अलग मैटर है, समझ में आ रहा है? बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया, वो ऑब्लिगेशन उसकी बची नहीं। बाकी अगर मान लो पर्टिकुलर टाइम के लिए जिंदा था कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है? और या तो लिमिटेशन एक्ट होता है, आपको पता है ना, केस करने की एक वो होती है लिमिट, है ना? तो अगर मान लो वो केस करने की लिमिट सरपास हो गई है तो ऑब्वियसली अब आप नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है ना? क्यों भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है ना? चलो फिर देखो आगे, है ना? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, है ना? कॉन्ट्रैक्ट एक ने तोड़ा तो दूसरा फिर कैंसिल कर सकता है ना? एक ने ब्रीच कर दिया तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो ही जाएगा भाई। इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, जैसे ब्रीच किया सामने वाले ने तो मैं केस लगा सकता हूँ नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर मैटर बदल जाएगा। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कि कब कब डिस्चार्ज पॉसिबल है। कंपलसरी डिस्चार्ज है ऐसा नहीं होगा, अब जैसे इम्पॉसिबल है तो कंपलसरी डिस्चार्ज है, लेकिन ब्रीच है तो जरूरी नहीं है, फिर वो डिपेंड करता है कि केस कैसा जाता है। हेलो गाइस, आपको समझ में आ रही है चीजें, है ना? हाँ सर। एक एक करके अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश तो की ना भाई, मैं तो परफॉर्म करने आया था, समझ आ रहा है? तुम ही ने एक्सेप्ट नहीं की तो मेरी गलती नहीं है कि नहीं? मैंने अपनी तरफ से अपनी ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करते हैं। A contract is said to be discharged by attempted performance when the promisor has made an offer of performance to the promisee, but it has not been accepted by the promisee. ठीक है, ठीक है, ठीक है ना बेटा? है ना? अब डिस्चार्ज बाय लॉ, म्यूचुअल कंसेंट, है ना? म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो नोवेशन, नोवेशन का मतलब है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है,
ठीक है गाइस, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट या न्यू पार्टी, है ना। इसमें एक और वर्ड यूज होता है ट्री पार्टीट एग्रीमेंट, है ना। हेलो गाइस, तो ट्री पार्टीट एग्रीमेंट के थ्रू अगर नए को इंट्रोड्यूस कर दिया तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से डिस्चार्ज हो गया, पुराने की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नए वाले की परफॉर्मेंस का कंपल्शन। रेसेशन मतलब कि कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी पार्टी ने भी कर दिया। अब वैसे तो ये चीज ब्रीच में आ जाएगी, समझ रहा है, लेकिन अगर मान लो कि उसमें कोई लड़ाई नहीं है तो फिर वो रेसेशन सिंपल वाला हो जाएगा। ठीक है गाइस, हेलो हेलो, है ना। यस सर। ऑल्टरेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज हुआ तो ऑब्वियसली पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है कि नहीं, है ना। रेमिशन यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उससे कुछ कम परफॉर्मेंस पे अगर मान लो कि बात बन जाती है, समझ रहे, तो ये अपन ने इसलिए रेमिशन को डिस्काउंट के रूप में समझा था, समझ रहे, कि मैं कुछ कम परफॉर्म कर दूं तो चल जाएगा क्या, समझ रहे, और सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये अब नया वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, समझ में आ रहा है। मिलते जुलते ही है सब, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, ये सब थोड़े मिलते जुलते से ही है, समझ में आ रहा है। इन सब में पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। वेवर यानी एक बंदे ने छोड़ ही दिया कि भैया तुम मत करना परफॉर्म, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको बरी करता हूँ इस बात से कि तुम परफॉर्म करो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ गाइस, बताइए बताइए, है ना, है ना। फिर है ना, इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट मतलब त्याग देना, है ना, अपना अधिकार त्याग देना। गाइस आप लोग हैं ना, है ना। यस सर। फिर है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है ना, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ये मिस हो गया, ठीक है। तो बाय डेथ ऑफ प्रोमिसर, है ना, तो डेथ डेथ है और पर्सनल स्किल है, ये कीवर्ड्स हैं इसके। डेथ और पर्सनल स्किल साथ में है, तो कानून ने बोला कि भैया अब तो ये जाए कॉन्ट्रैक्ट, अब थोड़ी हो सकता है ये, है ना, अब तो जो भी कुछ बचा है वो करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया। देखो एक जगह पे सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता ये कानून, एक एक पार्ट को सॉल्व करता है, समझ आ रहा है। वो हमारी महारत होगी कि हम क्या करें, अलग अलग पार्ट्स को कानून के जोड़ करके फिर केस पूरा सॉल्व करें, लेकिन हम केस सॉल्व नहीं करते, हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। कोई हॉस्पिटल में उसकी हड्डी टूट गई, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको सर भी दुख रहा है, तो हमने सर दर्द की दवाई दी, समझ में आ रहा है, भैया सर दर्द की दवाई देने से वो ठीक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी तो हम कॉन्शियस में है कि भैया सर दर्द कैसे ठीक करना है, that's it, ठीक है ना। चलो फिर बाय इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, तो इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑलमोस्ट सेम तरीके के चलते हैं, है ना। तो इंसॉल्वेंसी हो गई तो भैया अब तो वो कर ही नहीं सकता, है कि नहीं, जितना बचा है वो ले लो, बाकी तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा क्योंकि अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। बाय अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, अनऑथराइज्ड मटेरियल बड़ा यानी और ऑल्टरेशन, है ना, भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया, समझा रहे, टर्म्स में चेंज कर दिया, वो भी अनऑथराइज्ड, तो भैया मैं तो फिर अब नहीं निभा रहा इसको, है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं बनती भाई इसके लिए, है ना। और अगर आइडेंटिटी अगर मान लो कि क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, है ना, मैंने धोखे से गलत आइडेंटिटी वाले व्यक्ति से, मतलब मेरे को लग रहा था कि तुम हो जबकि कोई और था, मिस्टेक वाला केस है बेसिकली, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं माना जाएगा, है ना, मैंने धोखे में कर लिया, आइडेंटिटी वाली मिस्टेक कर दी तो, है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर क्या है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है, तो बहुत ऑब्वियस है, समझ रहा है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अपन इसको वैसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, है ना। क्या होता है कि कोई इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट करना तो बिल्कुल गलत बात है, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहे हो जो चीज पॉसिबल नहीं है, तो कानून में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इनिशियल राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना। तो इससे होता क्या है, इफेक्ट, है ना। अब देखो दोनों को पता हो ना पता हो, कैसा भी केस हो वैसे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वॉइड एब इनिशियो है। अगर मान लो कि दोनों को नहीं पता है तो भी वो वॉइड हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक। केस है कि अगर मान लो कि सिर्फ एक को पता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो तब भी डिस्चार्ज होगा, बस ये है कि एक
जो है जिसको पता था वो अब कॉम्पनसेट करेगा लॉस के लिए, है ना, दूसरे को। गाइस समझ में आ रहा है आपको? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना। फिर क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब इम्पॉसिबिलिटी वो सर, ये जो थर्ड केस कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, था? क्या चीज? थर्ड केस थर्ड केस में एक को पता था कि इम्पॉसिबल है, उसने दूसरे से ये बात छुपा ली, तो कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन वो जो बंदा जिसको पता था कि इम्पॉसिबल है फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो नुकसान की भरपाई करेगा। ठीक सर। ठीक है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब कि बाद में आने वाली इम्पॉसिबिलिटी, है ना। इम्पॉसिबिलिटी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बट बिफोर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट किया था पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है कि नहीं, तो परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। गाइस याद रखना, अग्रीमेंट वॉइड होना और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना अपन काफी डिस्कशन कर चुके हैं इस बात पर। सब्सिक्वेंटली जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद किसी कारण से कानून चेंज हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो अब वो परफॉर्म कर पाना ही इम्पॉसिबल है। तो इसके अलग अलग केसेस देखो, है ना, कि अगर एक्ट इम्पॉसिबल हो गया आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कब? द मोमेंट वो चीज इम्पॉसिबल हुई, है कि नहीं। अच्छा, अब मान लो अनलॉफुल हो गया, तो है ना, अनलॉफुल हो गया तो भी ऑब्वियस बात है क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। समझना रहे, क्योंकि वो क्या हो चुका है? अनलॉफुल हो चुका है। फिर अगेन वही बात कि प्रोमिसर को अगर पता है और दूसरे को नहीं बताया उसने, तो फिर वो कॉम्पनसेट करेगा दूसरे को। और चौथा क्या है? अगर मान लो कि दोनों को पता नहीं था, समझ में आ रहा हो, बाद में पता चला कि भैया ये तो वॉइड था या इस तरीके से, तो फिर रेस्टिट्यूशन लग जाएगा इसमें, है ना। एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस बताओ, सर। है ना। तो केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो अब क्या है ना कि देखो, इम्पॉसिबिलिटी वर्ड सब्जेक्टिव हो सकता है। कोई बोल रहा है कि ये चीज तो इम्पॉसिबल है, और कोई बोल रहा है कि अरे नहीं, ये इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी हुई, है ना बेटा, है ना। कोई बोल रहा है कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, कोई बोल रहा है अरे ये बात इम्पॉसिबिलिटी में थोड़ी आएगी, है कि नहीं। तो वही अपन देख रहे हैं, है ना, कि देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वो केसेस हैं जहां पर कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, कानून ने बोला हाँ हाँ ये इसको अपन मानेंगे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, है ना बेटा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, किसी की गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना। डेथ हो गई, समझ में आ रहा है, डेथ हो गई और पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई, और ऑब्वियसली बात है ना, वो पर्सनल वो वाला था, स्किल वाला था। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्चार्ज हो जाएगा। भैया ये केस तो कवर हो गया ऑलरेडी लॉ वाले में, तो ठीक है ना, एक ही बात तो कह रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर एक और प्रोविजन भी बोल रहा है कि भैया वो डिस्चार्ज हो जाएगा, एक और प्रोविजन भी बोल रहा है, तो आपको हेडिंग से उतना वो नहीं है, समझ में आ रहा है। कानून यहाँ पर हेडिंग में नहीं फंसा हुआ है, कानून यहाँ पर मेन बात क्या बोल रहा है कि भैया देखो यहाँ पर भी नहीं चल पाएगा, यहाँ पर भी नहीं चल पाएगा। भैया आपने तो वहां भी बोला था नहीं चल पाएगा, तो यही तो बोला था ना कि नहीं चल पाएगा, समझ में आ रहा है, अलग बात तो नहीं बोली। ठीक है ना, तो आप दोनों ग्राउंड्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी कोई टेंशन नहीं है इसकी। ठीक है, फिर क्या है, अगर वॉर डिक्लेयर हो गई, वॉर डिक्लेयर हो गई तो ऑब्वियसली अब उसको कंटिन्यू कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब वॉर के भी अपन ने दो केसेस पढ़े थे कि अगर मान लो कि ऐसा है कि जो सस्पेंड सिर्फ हो जाए तो चल जाएगा, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो नहीं चलेगा भाई, तो इम्पॉसिबल हो गया, तो कैंसिल होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है गाइस, हेलो हेलो। हाँ फिर सर। चेंज ऑफ लॉ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो वही बात हो गई कि अनलॉफुल हो गया ना, तो अनलॉफुल होने के कारण भी अपन उसको बोल देते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, सेपरेटली कवर किया है, ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए चीजें कवर की गई हैं, परेशान मत होना कि भैया ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, सेम बात है। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस। पॉइंट ये है
कि भाई देखो जैसा मतलब वही है ना कि घर मेरे को इंटीरियर करना था लेकिन घर अवेलेबल ही नहीं कर रहे तुम, तो भाई मुझे काम करने का मौका तो दो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो जो स्टेट मुझे चाहिए थी, जैसे मान लो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है, समझ में आ रहा है? लेकिन उसने बोला था कि भैया सवेरे खाना मत खाना, समझ में आ रहा है? अब तुमने खाना खा लिया, डॉक्टर बोल रहा है कि भैया अब मैं ऑपरेट नहीं कर सकता, तुम बोल रहे हो केस कर दूंगा मैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो बोला कर दे, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो मतलब पॉइंट समझो ना, समझ में आ रहा है? पॉइंट क्या है कि भैया तुम उस स्टेट में नहीं हो कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाए, जैसी इतनी बात हुई थी। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है गाइस? हेलो हेलो। हम्म 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 बताओ बताओ बताओ। हेलो गाइस। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ, फिर केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज। तो अब देखो, अब वो केसेस हैं कि भैया नहीं, ये चीज को लोग बोलेंगे इम्पॉसिबिलिटी, कानून बोल रहा है नहीं नहीं ये इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी है, इसको थोड़ी इम्पॉसिबिलिटी मानेंगे अपन। तो एक बोल रहा है यार इतना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो है ना, अपन कई बार मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डिफिकल्टी को इम्पॉसिबिलिटी बोलने लग जाते हैं। तो कानून बोल रहा है भैया देखो डिफिकल्टी इम्पॉसिबिलिटी में फर्क है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हम लोग जनरली बहुत सारी ऐसी चीजों को इम्पॉसिबल बोल देते हैं जो सिर्फ डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट है परफॉर्म कर पाना, जैसे कमर्शियल वो है इम्पॉसिबिलिटी, कह रहे यार अब तो महंगा मिलेगा हमको, इसको हम इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे, है ना गाइस? ठीक है ना? इसमें स्ट्राइक लॉकआउट भी लिखा हुआ है, तो स्ट्राइक लॉकआउट हो गई तो भैया मार्केट से खरीद के दो, पॉसिबल तो है। मतलब अभी फॉर द टाइम बिंग आपको प्रॉब्लम हो गई है, समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम हो गई है, आपको नुकसान हो जाएगा, भैया समझो, अपने इमोशनल ग्राउंड्स कवर करें तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इमोशनल नहीं, लीगल समझो। क्या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल कि नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल का ये मतलब नहीं कि लॉस में किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? दिस इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कि वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है? अब डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, मतलब मैंने किसी को पैसे दिए, उसने बोला था 10 तारीख तक दे दूंगा, अब वो 10 तारीख को नहीं दे रहा, ठीक है ना बेटा? हेलो हेलो, है ना? वो 10 तारीख को नहीं दे रहा और वो क्या बोल रहा है, हेलो गाइस, कि मेरे को यार कहीं से आने थे, वो नहीं दिए उसने। भैया तेरे डेटर ने अगर मान ले कि डिफॉल्ट किया, तो तुम मेरा डिफॉल्ट थोड़ी करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? भैया तुम्हारे थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट को मैं इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी मानूंगा। तुम बोल रहा भैया मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया। भैया वो ये इम्पॉसिबिलिटी, ये क्या बात है इम्पॉसिबिलिटी वाली? हेलो गाइस, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ पार्शियल सर। इम्पॉसिबिलिटी मतलब कि थोड़ा इम्पॉसिबल है तो फिर वो इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा जब तक कि वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ना हो। समझ में आ रहा है कि थोड़ा नहीं हो सकता तो पूरा नहीं हो सकता। अदरवाइज पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। आप समझ गए गाइस? इसमें से कोई भी एक चीज आएगी पूरा केस बन करके, समझ में आ रहा है? अब वो आपके मतलब एक्सप्रेशन वाले वो टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो, ठीक है ना? मैं बेसिक ग्राउंड्स आपको बता सकता हूँ कि भाई देखो ऑब्वियसली बात है कि आपको सारी चीजें कवर करनी चाहिए, मतलब आपको और ग्राउंड्स भी लिख देने चाहिए। थंब रूल किसी भी चीज को लेकर के इतना नहीं है, समझ में आ रहा है? भैया क्या सुपरविनिंग का आया तो हम बाकी पॉइंट्स भी लिख देंगे, तो अब मैं इसका सीधा जवाब नहीं दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ, बायस जो मैं किसकी तरफ रहूंगा कि हाँ लिख देना चाहिए, समझ आ रही है बात? बायस में किसकी तरफ रहूंगा कि भैया लिख देना चाहिए, समझ में आ रहा है? लेकिन अब भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? केस टू केस बेसिस पे अब तुम बोलो कि भैया आपने तो बोला तो लिख देना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए लिखना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है गाइस? हेलो हेलो, अबे हो ना तुम लोग? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। चलो मीटिंग ओवर हो रही है, रिज्वाइन करो। ओके सर। हाँ।